मोहब्बत जब उम्र के उस हिस्से में हो जब जवानी अभी अभी शुरू हुई हो, ये मोहब्बत कभी कभी इंसान को वो इंसान बनाती है जो सारी दुनिया को छोड़कर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। और यही मोहब्बत सुनील और बरखा को हुई थी। ये दोनों छोटी सी उम्र में मोहब्बत कर बैठे थे, जब अभी अभी जवानी इनको छू कर निकली थी। इस हद तक मोहब्बत करेंगे ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। अपनी मोहब्बत को वो सारी दुनिया से हटकर और सारी दुनिया की बुराई को छोड़कर स्वीकार कर चुके थे। और इस हद तक कर चुके थे कि सुनील ने बरखा की शादी होने के बाद, एक बच्चा हो जाने के बाद भी अपनी मोहब्बत को दोबारा पाया था। बरखा की ज़िंदगी बहुत कठिनाइयों में बीती थी। बरखा ने शादी से पहले ही सुनील के साथ वो सब कुछ कर लिया था जो वे शादी के बाद करना चाहते थे। उनकी मोहब्बत में इतना विश्वास था, इतना जुनून था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए थे। सुनील जब भी अपने छत पर जाता तो बरखा भी वहीं छत पर मिलती और दोनों घंटों उस छत पर मोहब्बत की आग में जलते, एक दूसरे को निहारते और एक दूसरे को महसूस करते। इसी तरह करते करते वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे के होठों की महक एक दूसरे के अंदर उतार रहे थे। और उन दोनों ने घर छोड़कर भागने की भी प्लानिंग कर ली थी और उसमें ये दोनों कामयाब भी हो गए थे। एक हफ्ते ये दोनों एक दूसरे के जिस्म से सुकून पाते रहे, जो ये दोनों कब के तरसे हुए थे। एक दूसरे से हर रोज़ वादा करते, एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि सारी दुनिया उनके सामने आती तब भी वह किसी की बात नहीं सुनने वाले थे। एक दूसरे को अपना जिस्म कब का सौंप चुके थे। इस मोहब्बत में पहल किसकी हुई थी ये कोई भी जज नहीं कर सकता था। एक दूसरे के लिए दोनों ही बेकरार थे, लेकिन उस रात अकेले कमरे में जब सुनील बरखा को छोड़कर चला गया तो वह दर दर भटक रही थी उसकी तलाश में। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब दादी के रोज़ रोज़ के कलेश की वजह से पापा को घर छोड़कर अलग रहना पड़ा। उस वक्त हम लोगों की स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरे पापा कागज़ फैक्ट्री में काम करते थे, सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी। हम लोग दादी के साथ रहते थे तो राशन पानी खेतों से पूरा हो जाता था। पापा दिल्ली में कमा रहे थे, हम आगरा के रहने वाले थे। दादी ने जब पापा को अलग कर दिया तो पापा हमें लेकर दिल्ली आ गए। उस वक्त मैं प्राइवेट स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ती थी। लेकिन जब हम दिल्ली आए पापा की इतनी सैलरी नहीं थी कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। पापा ने मुझे सरकारी स्कूल में डाल दिया और मेरे दोनों छोटे भाई को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया। दोनों भाई से छोटी एक छोटी बहन और थी। सरकारी स्कूल में मेरा एडमिशन 5वीं क्लास में हो पाया था, क्योंकि हमारे पास दिल्ली का कोई प्रूफ नहीं था और ना ही मेरे पास प्राइवेट स्कूल का कोई सर्टिफिकेट था। इसकी वजह से मुझे फिर से 5वीं क्लास से पढ़ना पड़ा था। पापा का हाथ बटाने के लिए मम्मी भी काम पर जाया करती थी। मैं भी सुबह स्कूल जाया करती थी। जब मैं स्कूल से वापस आती तो माँ पास के ही फैक्ट्री में सिलाई का काम करने जाती थी। शाम 8 बजे तक वह घर वापस आती थी और मेरे पापा 9 बजे तक घर आते थे। उस बीच मुझे अपने दोनों भाइयों को स्कूल से लाना पड़ता। उनका स्कूल ड्रेस उतारना, धोना, खाना पीना मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी। मेरे पापा ने किराए का मकान लिया हुआ था, उसमें सिर्फ हम अकेले ही किराएदार थे। उस मकान के 2 रास्ते थे। मकान के आगे का गली 15 फुट का था, हमारे मकान के पीछे की गली 5 फुट की थी। अधिकतर लोगों के पिछले साइड में अपना कपड़ा धोना, सुखाना, बाथरूम वगैरह ज़्यादा बने हुए थे। मेरे घर के पीछे भी हमारा दरवाज़ा खुलता था, जो कि हमारा कमरा होता था। रसोई में खिड़की थी। मेरे रसोई के खिड़की के सामने एक मकान था। उस घर में एक परिवार रहा करता था। उस घर का छोटा लड़का जो मुझे खिड़की में से देखा करता था और हमारा छत भी आमने सामने था, तो वह छत पर से भी मुझे खूब देखा करता था। एक दिन मैं अपने भाई की ड्रेस सुखा रही थी, तभी वो छत पर आकर खड़ा हो गया। बस मुझे देखता ही जा रहा था। मुझे वो लड़का बहुत पसंद था। मैं भी चोरी चोरी बार बार नज़रें चुराकर उसको देखा करती थी। उसने अपने छत से एक पर्ची फेंकी। उस पर्ची में लिखा था, तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें अपने कमरे से भी देखा करता हूँ और जिस दिन तुम्हें नहीं देखता उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उस दिन खाना भी नहीं खा पाता। मेरे साथ इतना जुल्म मत किया करो। मैं उसका ये पर्ची पढ़कर खुशी से पागल हो गई थी, क्योंकि वह लड़का मुझे भी बहुत पसंद था और चोरी चोरी मैं भी उस लड़के को देखा करती थी। मेरी नज़रों से वह लड़का भी देखने में बहुत खूबसूरत था। उसके जैसा मुझे कोई दिखाई नहीं देता था। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। वह शायद 20-22 साल का होगा, क्योंकि वह पूरा जवान मर्द लगता था।
मैंने भी उसकी पर्ची पढ़कर उसका जवाब लिखा कि मुझे भी तुम बहुत पसंद हो और मैं भी तुम्हें चोरी चोरी देखती हूँ। तुम बहुत हैंडसम हो। सबसे ज़्यादा तुम्हारे सर के हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल शाहरुख खान के जैसे लगते हो। शायद शाहरुख खान से भी ज़्यादा हैंडसम हो। जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तभी मैंने उस पर्ची को उसे थमाया था। उसने मेरे हाथों को टच करता हुआ वो पर्ची लिया था और मैं बिल्कुल कांप कर रह गई थी। उस दिन से हमारी मोहब्बत की शुरुआत हो गई थी। उसने मेरा प्रपोजल पढ़कर उस रात मुझे छत पर बुलाया था और मैं सबके सोने के बाद उस लड़के से ऊपर छत पर मिलने गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था ये पल ख़त्म ही ना हो। इसी तरह हम रोज़ छत पर और कभी गली में मिला करते थे। अब तो मैं जो भी कुछ बनाती उसको ज़रूर खिलाती थी और वो मेरे हाथों का बना खाना खाकर बहुत खुश होता था। कभी मैं उसको स्कूल में बुला लिया करती थी। वह मुझ पर खूब पैसे खर्च करता था, आइसक्रीम खिलाता था, मेरी सहेलियों को भी कुछ न कुछ खिलाता रहता था। मेरी सहेलियाँ कहा करती थी तुम दोनों की जोड़ी चांद सूरज जैसी लगती है। एक दिन मम्मी नानी से मिलने चली गई थी। मम्मी को वहाँ 2-3 दिन लगना था। पापा भी नाइट ड्यूटी लग गई थी। मैंने भाई बहनों को सोने के बाद चुपके से उसको अपने घर बुला लिया था। वह भी बहुत खुश हुआ था। मेरे लिए मिठाई लेकर आया था जो मुझे बहुत पसंद थी और मेरे लिए चांदी की अंगूठी भी लाया था। उस रात उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, वादा किया कि हम दोनों शादी करेंगे। मुझे भी वो बेहद पसंद था। मैंने भी उससे इस तरह का वादा कर लिया था। मैं तो उसके बिना अपने जीने का भी नहीं सोच सकती थी। उस रात मुझसे मिलने आया तो मुझे गले लगाकर न जाने कितनी देर खड़ा रहा। मुझे भी बड़ा सुकून मिल रहा था। उसके सीने में चिपक कर फिर उसने कहा क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ। मैं बहुत शर्मा रही थी। मैंने शर्माते शर्माते अपना सर हाँ में हिलाया। उसने पहले मेरे माथे को चूमा, उसके बाद मेरे गालों को चूमा, उसके बाद मेरे होठों पर आया। मैं उसके ऐसा करने पर बिल्कुल बेबस हो रही थी। मेरा मन भी कर रहा था कि मैं भी जोर से उसे पकड़कर ऐसे ही चूमूं। आखिरकार मैं भी बेबस हुई थी और जब वो मेरे होठों पर आया था मैं भी खुलकर अपने आप को उसके लिए सौंप दिया था। वो मेरे होठों को चूमता रहा, मैं भी उसको होठों पर बरस पड़ी थी। वह सुबह तक बस एक दूसरे को चूमते ही रहे। सुबह जब मंदिर में पूजा आराधना होने लगी वह तुरंत अपने छत पर चला गया। मैं भी उठकर जल्दी से नाश्ता बनाने लगी। अपने बहन भाइयों को तैयार करके स्कूल भेजा। इसी तरह अगली रात भी वो मेरे छत पर मुझसे मिलने के लिए आया था और हम सारी रात एक दूसरे में खोए रहे। माँ 3 दिन के बाद नानी के घर से वापस आई थी। उन्होंने ऐसी बात की मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। मैं कुछ भी समझने सोचने की हालत में नहीं थी। उन्होंने कहा बरका मेरी सहेली के बेटे से मैं तुम्हारी शादी तय करती है। उसके शादी को 10 साल हो चुके हैं लेकिन उसकी पत्नी माँ नहीं बन पाई है। मेरी सहेली चाहती है कि मैं तुम्हारी शादी उसके बेटे से कर दूं ताकि उसके घर में भी उसके बेटे की औलाद हो जाए। मैं माँ की बातें सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई और तुरंत रोने लगी। माँ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वह शादीशुदा है और उसके शादी को 10 साल बीत चुके हैं। अब तुम कहती हो कि मैं उसे शादी कर लूं। वह मुझसे काफ़ी बड़ा है। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं। मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के बीच में बोलने की। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि बीच में बोलो। मैंने तुम्हें सिर्फ बताया है और हमारी मर्जी चलेगी। तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत तेज़ रो पड़ी थी। माँ आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी उम्र अभी 17 साल है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ ने मुझ पर बिना सोचे समझे चप्पलों की बरसात कर दी और कहा तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। सिर्फ हमारी बातों को मानना है, वही सबसे अच्छी लड़की कहलाती है। मैं माँ की बातों को सुनकर बहुत हैरान हुई थी। वह तो बिल्कुल पक्का इरादा करके आई थी कि मेरी शादी उस शादीशुदा आदमी से करवा कर रहेंगी। मैं भी बहुत गुस्से में आ गई थी और मैंने भी अपने आंसू साफ किए। अगले दिन स्कूल गई। अपने प्रेमी सुनील को वहीं स्कूल में बुला लिया और उसको सारी बातें बता दी। उसने कहा यह तो बहुत बुरी बात है। मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे अपने साथ ले चलो। मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। उसने भी बिना जाने समझे हामी भर ली और मैं उस दिन स्कूल से घर नहीं लौटी। सीधा सुनील के साथ लखनऊ चली गई। वहाँ हमने किराए पर कमरा लिया। सुनील लकड़ियों का काम जानता था। उसने अपने लिए काम ढूंढ लिया। हम दोनों एक साथ एक रूम में रहने लगे। मैं रात को सुनील के साथ उसके सीने पर सर रखकर रो पड़ी थी। सुनील ने भी मुझे बाहों में भर लिया और कहा मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं भी सुनील को बहुत चाहती थी और मैं उस दिन अपने आप को सुनील के हवाले कर चुकी थी।
अपने सारे कपड़े निकालकर सुनील के आगे ढेर हो गई थी। सुनील भी मुझे देखकर बेबस हो गया था। उस रात हम इश्क के समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे, एक दूसरे में समाये रहे। यूं ही सुबह हो गई। सुनील अपने काम पर चला गया। हम दोनों ने अभी शादी नहीं की थी। हम दोनों का इरादा था कि कुछ पैसे पहले जोड़ लें, उसके बाद शादी कर लेंगे। मैंने सुनील को कहा कि मैं भी कुछ काम कर लूँ। सुनील ने कहा कि नहीं, तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं है, तुम घर में ही रहो। मुझे नहीं पता था मेरी माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा, लेकिन मैं सुनील के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई थी। हमें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन सुनील काम पर गया तो वापस नहीं लौटा। मैंने पूरी रात उसके इंतज़ार में बिता दी। सुबह हो गई, वो वापस नहीं आया। सुनील जहाँ काम करता था मैं वहाँ गई थी। उसने बताया कि आज सुनील काम पर आया ही नहीं था। उस ठेकेदार की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। मैं यहाँ लखनऊ में किसी को जानती भी नहीं थी और घर से जो मैं पैसे लेकर आई थी वह भी ख़त्म हो गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से सुनील को ढूंढूं। इसी तरह 2 दिन बीत गए थे। मैंने कुछ खाया भी नहीं था। घर में राशन तो था, पर मैंने कुछ बनाया ही नहीं। मुझे अब बहुत डर लग रहा था। मैंने कुछ देर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचा और कहा कि मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। एक अकेली लड़की मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता सुनील कहाँ चला गया और मैं किसी को क्या बताती, क्योंकि मैंने अभी तक उसके साथ शादी भी नहीं की थी। मैं घर तो नहीं गई, लेकिन वह सारा सामान बेचकर नानी के घर चली गई थी, जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। मैं वहीं पहुँच गई थी। वहाँ पहुँची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली थी, क्योंकि वहाँ मेरे मम्मी पापा सभी मौजूद थे। मुझे घर से गायब हुए पूरे 12 दिन हो चुके थे और 4 दिनों से तो सुनील भी गायब था। कहाँ था मुझे नहीं मालूम, ना ही उसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी। जब माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझ पर बरस पड़ी थी। उन्होंने कहा कि इसने मेरे ख़ानदान का नाम डुबो दिया है। पापा भी मुझ पर बरस पड़े थे। मुझे बहुत मारा गया। मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी। मेरे पूरे शरीर पर नील पड़े थे। माँ ने मुझ पर पानी के छींटे डालकर उठाया और कहा कि जल्दी से इस सब चोट पर दवाई लगाओ और दवाई खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारी शादी है। माँ ने मुझे हल्दी में दूध गर्म करके दिया, दवाई दी और मेरे चोट पर मलहम लगाए। मैंने माँ से पूछा, माँ हम दिल्ली कब जाएंगे? माँ ने मुझे घूरती हुई आंखों से देखा और कहा कि नहीं, तुम दिल्ली नहीं जाओगी, तुम अपने ससुराल जाओगी। और हम जिस मकान में रहते थे उस मकान को खाली करके आ गए हैं। अब जहाँ तुम्हारे पापा जॉब करते हैं हम उसी के आसपास रहते हैं। मुझे ये दूसरा सदमा लगा था, क्योंकि अब मैं वहाँ भी नहीं जा सकती थी और ना ही मैं सुनील का पता लगा सकती थी। आखिर सुनील कहाँ गायब हो गया था? क्या सुनील ने मेरा फ़ायदा उठाया था या उसने मुझे धोखा दिया था? मैं ये सब उससे पूछना चाहती थी। आखिर उसने ये सब क्यों किया? लेकिन अफसोस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं यहाँ एक कमरे में बंद हो गई थी और 1 हफ्ते बाद मेरी शादी थी। इसी तरह रो रो कर 1 हफ्ता बीत गया। जिससे मेरी शादी थी मैंने बचपन में उसको देखा था। उसकी अपनी फैक्ट्री थी और पैसा भी भगवान ने उसको बहुत दिया था। वह कपड़ों का व्यापार किया करता था। उसकी पत्नी भी उसी के टक्कर की थी। मुझे नहीं मालूम था उसकी पत्नी ने दूसरी शादी के लिए हाँ क्यों भरी थी। मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैं तो सिर्फ सुनील के लिए मरी जा रही थी। मुझे इस शादी से कोई लेना देना नहीं था। 1 हफ्ते के बाद मेरा दरवाज़ा खटका। मेरे कमरे में दुल्हन के कपड़े लाए गए। मुझे पूरा दुल्हन बनाया गया। मुझे मंडप तक ले जाया गया। मैं तो एक लाश की तरह थी, लेकिन माँ ने मुझे कसम दी थी कि तुम्हें ये शादी किसी भी हाल में करनी है, क्योंकि अगर तुम ये शादी कर लोगी तो हमें दिल्ली में अपना मकान भी मिल सकता है। क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वह अब अपने दिल्ली में बने गोदाम को ही संभाल रहा था और मैं सीधा शादी होकर दिल्ली ही जाने वाली थी। पर यह बात मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी कि मैं शादी होकर दिल्ली जाऊंगी। कुछ घंटों के रस्म होने के बाद मेरी शादी संपन्न हो गई थी और मैं अब विक्रम की पत्नी बन चुकी थी। विक्रम की ट्रेन रात के 10 बजे की थी, जिससे हम दिल्ली जा रहे थे। मैं जैसे ही आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची और दिल्ली के ट्रेन को देखा, मेरे अंदर अजीब हालत पैदा हो रही थी। मैं सिर्फ सुनील को ही सोच रही थी कि वह कहीं भी मुझे दिखाई दे। लेकिन फूटी किस्मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ट्रेन आई और हम उस ट्रेन में बैठ गए। हमारा डब्बा फुल एसी का था। उस डब्बे में सिर्फ मैं और मेरा पति विक्रम ही था। विक्रम ने मुझे देखकर कोई रिएक्शन नहीं दिया। विक्रम ने कहा, तुम बाथरूम जाकर अपने कपड़े बदल सकती हो, यहाँ इस डिब्बे में कोई आने वाला नहीं, वह सिर्फ हमारा पर्सनल डिब्बा है। हमने अपने डब्बे को लॉक लगा लिया।
मैं विक्रम की बात मानते हुए बाथरूम की तरफ चल दी, फिर वापस पलट आई क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं थे। विक्रम ने मुझे एक बैग पकड़ाया और कहा, इसमें कपड़े हैं, इसे पहन लो। बाथरूम में गई तो वह अजीब से कपड़े थे। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। उसमें पूरा शरीर ही नज़र आ रहा था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मुझे बाथरूम में घुसे हुए बहुत देर हो गई थी। मैं इसी दुविधा में पड़ी थी कि मैं ये कपड़े कैसे पहनूं। तभी बाथरूम पर जोर जोर से विक्रम ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने आवाज़ लगाई, नहीं, ये कपड़े, बस इतना ही बोल पाई थी। तभी विक्रम बाथरूम के अंदर आ गया क्योंकि उस बाथरूम को बाहर से भी खोला जा सकता था। मैं बिना कपड़ों के बाथरूम में खड़ी थी और विक्रम मुझे बाथरूम से यूं ही बाहों में उठाकर बिस्तर पर लाया। कहा, क्या प्रॉब्लम है कपड़ों में? अगर नहीं पहनना है तो मत पहनो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे सामने ऐसे भी रह सकती हो, और मैंने तुमसे जिस काम के लिए शादी की है अब उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे देर नहीं करनी। अब ये शर्माने का नाटक छोड़ दो। मुझे तुम पूरी की पूरी जवान नज़र आ रही हो, कहीं से भी बच्ची नज़र नहीं आ रही। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकली थी। विक्रम मुझसे किस तरह से बात कर रहा था। अब मैं बिना कपड़ों के और विक्रम भी बिना कपड़ों के आमने सामने खड़े थे। मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ रही थी। कुछ ही मिनटों में विक्रम ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया था, पर मेरी आंखों में तो सिर्फ सुनील समाया था। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। वह पूरे 3 घंटे तक मेरे शरीर से चिपका रहा, अपनी आग मिटाता रहा। मुझे कुछ भी होश नहीं था। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो एक बेजान लाश बन गई थी। जब दिल्ली पहुंचने वाले थे, विक्रम ने कहा, अपने कपड़े पहन लो और अच्छे से मेकअप कर लो। दिल्ली में चलकर अगला राउंड होगा। दिल्ली के करोल बाग में हम पहुंच चुके थे। यहाँ पर 4 कमरों का फ्लैट था और जो कि बहुत ही खूबसूरत था। काम करने के लिए नौकर थे। मुझे सिर्फ सज संवर कर विक्रम के लिए बैठना था। विक्रम ने कहा कि नहा लो और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नाश्ता बनाने से पहले मेकअप कर लेना, क्योंकि नाश्ते से पहले का एक डोज तुम्हें देना होगा। उसके बाद खाने के बाद, उसके बाद सोने के बाद, बस तुम्हारा बस यही काम है। तुम जल्दी से जल्दी विक्रम के बच्चे को पैदा करो। उसने कहा कि मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, मैंने सिर्फ तुमसे बच्चे के लिए शादी की है और उसके लिए ही तुम्हें काम करना होगा। उसके बाद शायद तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी, क्योंकि मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसको बिना बताए मैंने तुमसे शादी की है। अगर उसे पता चल गया तो मेरा जीना हराम कर देगी। इसलिए तुम्हारी खूबसूरती से और तुमसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की अच्छी सहेली है, इसलिए मैं तुम्हें बच्चा हो जाने के बाद गाँव में अपनी माँ के पास छोड़ दूँगा और मेरी माँ को ही तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि मेरी पहली पत्नी से मेरी माँ की नहीं बनती, तो तुम वहाँ माँ की सेवा करना और मैं अपनी पहली पत्नी के साथ अपने बच्चे को संभाल लूँगा। हाँ, अगर मुझे दूसरा बच्चा चाहिए होगा तो फिर तुम मुझे दोबारा पा सकती हो। दूसरे बच्चे के बाद तो तुम्हारा काम ही खत्म हो जाना है। उसके बाद मैं तुम्हें कभी ना मिलूँगा, इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। उसकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। ये किस तरह का आदमी है? इसको सिर्फ बच्चा चाहिए। और मुझे तो अभी तक सुनील की बहुत याद आ रही थी। फिर मैंने कहा, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इन्हें सिर्फ शरीर चाहिए होता है। सुनील ने भी तो मुझे पूरा 1 हफ्ता इस्तेमाल किया और न जाने कहाँ छुप कर बैठ गया और कभी मुझे ढूंढने की कोशिश ना की। फिर सोचने लगी कि नहीं, ये सब सुनील ने नहीं किया था, ये तो मेरा अपना फैसला था। मैंने अपने आप को सुनील को सौंप दिया था और मैं खुद सुनील के साथ भागी थी। इसमें सुनील की कोई गलती नहीं थी। बस वह क्यों गायब हो गया था मुझे ये पूछना था। वह जिंदा था या मर गया था मुझे ये जानना था। पर यहाँ मैं कैसे उसके बारे में पता लगाती? मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। विक्रम सारा दिन अपने काम में बिजी रहता, रात को घर पर लौटता और उसका कहना था कि जब मैं रात को वापस आऊँ तो तुम बिस्तर में तैयार मिलो। मैं क्या कर सकती थी? मैं ऐसा ही करती थी। जब उसका पूरा मन भर जाता तब वह लेट जाता, सुबह नाश्ता करता, फिर से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता और अपने गोदाम पर चला जाता। गोदाम कहाँ था मुझे नहीं मालूम था। इसी तरह मुझे अब 3 महीने बीत चुके थे। मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थी। विक्रम मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है। विक्रम का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मुझे घर लाया और खुशी के मारे उसने मेरे साथ वह सब किया। विक्रम कहने लगा, अब मुझे तुम्हें ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे 9 महीने के बाद शायद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगी। प्रेग्नेंट होने के बाद विक्रम अब मेरे पास कम ही आता था, पर वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे हमेशा खुश रखता था। मुझे बाहर घुमाने भी ले जाता था।
लेकिन मेरे अंदर एक और सवाल पैदा हो रहे थे। क्या ये बच्चा विक्रम का था या फिर सुनील का था? मुझे कुछ मालूम नहीं था, ना ही मुझे कोई सुनील की खबर थी। मुझे रह रहकर सुनील की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि विक्रम का कहना था बच्चा हो जाने के बाद मुझे गांव में छोड़ देगा। मैंने एक दिन विक्रम से कहा, विक्रम, मेरी सहेली का घर यहीं दिल्ली में है, क्या मैं अपनी सहेली से मिलने जा सकती हूँ? विक्रम ने कहा, क्या तुम अकेले जाओगी? तुम अपनी माँ को अपने साथ ले जाना, क्योंकि तुम्हारी माँ भी यहीं दिल्ली में है और वह भी बहुत खुश है क्योंकि तुम अब माँ बनने वाली हो। विक्रम के मुंह से माँ का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा, नहीं, मुझे माँ से नहीं मिलना। विक्रम ने कहा, क्यों, तुम्हें अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना? मैंने कहा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। माँ ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई थी, वह भी एक शादीशुदा आदमी से, जो सिर्फ मुझसे बच्चा पैदा करवाने के लिए शादी कर रहा है। विक्रम कुछ नहीं बोला, शायद वह शर्मिंदा हो गया था। कहा, ठीक है, तुम अकेली चली जाना, लेकिन अपने दिमाग में इस तरह के फालतू बातें ना सोचना, बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें खुश रहना है और जाकर तुम अपनी सहेली से मिल सकती हो। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। विक्रम ने मुझे कहा था, तुम जा सकती हो। मैंने कहा, विक्रम, मैं आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज तो दोपहर हो चुका है। मैं सुबह निकलूंगी और पूरा दिन अपनी सहेली के साथ रहूंगी, शाम को यहाँ आ जाऊंगी। विक्रम ने कहा, तुम ऐसे ऑटो में नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुक कर देता हूँ, तुम गाड़ी में चली जाना। मैंने कहा, ठीक है, उसी गाड़ी से वापस आ जाना। मैं बहुत खुश हुई थी। मेरे पास पूरा दिन था और मैं इस पूरे दिन में सुनील को ढूंढने वाली थी। वह कहाँ था और क्यों गायब हुआ था? हम जहाँ किराए पर रहते थे, मैं उस मकान में गई, पर वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोस में पूछा तो बताया कि ये किराएदार गांव गए हुए हैं। सुनील उस मकान के पीछे रहता था, लेकिन सुनील का अपना मकान था। मैंने ड्राइवर को कहा कि तुम यहीं गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आती हूँ। मेरी सहेली यहाँ रहा करती थी, लेकिन अब यहाँ नहीं है। वो कहाँ है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लूँ। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगा दी और कहा कि तुम जा सकती हो, और कहा, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं ये कहकर तुरंत पिछली गली में चली गई जहाँ सुनील रहा करता था। सुनील अपने घर में 4 भाई थे। सुनील सबसे बड़ा लड़का था। मैं जब उनके घर में गई, सुनील के बारे में पूछा तो उसकी बड़ी भाभी ने मुझसे सीधे मुंह बात तक ना की। कहा, तुम्हारी शादी हो गई थी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? उन्होंने कहा, सुनील की भी शादी हो गई है। मैंने कहा, नहीं भाभी, सुनील शादी कैसे कर सकता है? भाभी ने गुस्से में कहा, क्यों, तुम शादी कर सकती हो, सुनील क्यों नहीं कर सकता शादी? तभी सुनील की माँ नजर आई। मैंने उनका पैर छुआ और कहा, माँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो सुनील कहाँ है? मुझे सुनील से मिलना है। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे निकलना भी है। बस मुझे एक बार उससे कुछ पूछना है। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, वह घर छोड़कर जा चुका है, वह हमारे साथ नहीं रहता। मैंने कहा, माँ, बस एक बार मुझे बता दीजिए वह कहाँ है। उन्होंने बताया कि वह अपने मझले भाई के साथ मेरठ में रहता है। मैंने कहा, क्या सच में सुनील ने शादी कर ली है? उन्होंने कहा, नहीं, शादी नहीं की है। शादी की वजह से ही वो ये घर छोड़कर चला गया है। मेरी बड़ी बहू चाहती थी कि वह उसकी बहन से शादी करे। मैंने सुना है कि तुम दोनों एक साथ भाग गए थे। क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की थी? मैंने कहा, नहीं माँ, हमने शादी नहीं की। शादी करने वाले थे, लेकिन न जाने सुनील कहाँ गायब हो गया, और फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा, वो मुझे ना मिला, तो मैं बेसहारा हो गई और मैं अपने नानी के घर चली गई। वहाँ मैं ऐसे मुसीबत में फंस गई। मेरी माँ ने वहाँ मेरी शादी करा दी और मैं आज शादीशुदा हूँ। मैंने अपनी सारी बात बता दी। सुनील की माँ ने कहा कि बेटा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें सुनील छोड़कर क्यों भागा था, लेकिन हाँ, सुनील ने अभी तक शादी नहीं की है। इसी वजह से वो मेरठ चला गया है और वहीं पर रहता है। मैं बिल्कुल परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आई थी सुनील मुझे नहीं मिला था। लेकिन एक अच्छी बात हुई थी कि सुनील का पता चल गया था वह कहाँ पर है। मैंने कहा, क्या माँ आप बता सकती हैं मेरठ में सुनील कहाँ पर है? सुनील की माँ ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें वहाँ के एसटीडी का नंबर दे सकती हूँ। तुम वहाँ फ़ोन मिलाकर सुनील से बात कर लेना, तुम्हें एड्रेस बता देगा, तुम वहाँ जाकर मिल लेना। सुनील की माँ ने मुझे चाय पानी के लिए पूछा था। सुनील की माँ बहुत अच्छी औरत थी। वो मुझे बेटी की तरह चाहती थी, क्योंकि मैं जब भी कुछ अच्छा बनाती थी सुनील के माँ को ले जाकर खिलाती थी और मुझसे वो बहुत खुश रहती थी। मुझे सुनील ने बताया था कि उसकी भाभी की बहन से उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था। इसी वजह से वह अपनी भाभी की बहन को भाव नहीं देता था। मैंने सुनील की भाभी की बहन को भी देखा था। जब उसके भाभी के बच्चा होने वाला था तो वह अपनी बहन के यहाँ जापा कराने आई थी। सुनील की भाभी की बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा छाप थी।
सुनील पढ़ा लिखा था और वे ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। सुनील उसको पसंद नहीं करता था। सुनील की भाभी की बहन उसे चाहने लगी थी, लेकिन सुनील ने साफ मना कर दिया था कि वह कमला से शादी नहीं करेगा। इसी वजह से भाभी उससे बहुत नाराज़ रहती थी। सुनील मुझे सारी बातें शेयर करता था और सुनील ने मुझसे वादा भी किया था कि वह कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। अब मुझे सुनील की बहुत याद आ रही थी, लेकिन एक अच्छी बात थी कि मुझे सुनील के बारे में पता चल गई थी और उसका नंबर भी मिल गया था। मैंने आंटी के हाथ की चाय पी और वहाँ से चल पड़ी थी। मैं बहुत जल्द अपने फ्लैट में पहुँच चुकी थी। विक्रम शाम को आया था। विक्रम मुझसे पूछने लगा, तुम बहुत जल्दी अपनी सहेली से मिलकर आ गई हो। मैंने कहा, मेरी सहेली ससुराल गई थी तो मैं बस आ गई। मुझे वहाँ क्या काम था जब मेरी सहेली ही नहीं थी। इसी तरह अब मेरा 9वां महीना लगने वाला था और डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी की टाइम भी दे दी थी। एक शाम बहुत तेज़ दर्द उठा था। विक्रम मुझे अस्पताल ले गया। माँ भी वहाँ अस्पताल में मुझसे मिलने के लिए आई थी। मैंने अपनी माँ से कोई बात नहीं की। मुझे अपनी माँ से बहुत शिकायत थी। कुछ ही मिनटों के बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन बच्चे की शक्ल में मुझे सुनील की शक्ल नज़र आ रही थी। मेरी बिटिया हुई थी। विक्रम बहुत खुश था। उसने मुझे एक पेपर पर साइन करवाया कि ये बच्चा मेरा है और मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती। मुझे भी कुछ खास लगाव नहीं था, क्योंकि विक्रम मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। उसे सिर्फ बच्चा चाहिए था और मुझे कहीं से भी सुनील चाहिए था। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पेपर पर साइन कर दिए। सुनील ने कहा कि अभी से इस बच्चे को तुम्हें त्यागना होगा, क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया तो फिर ये तुमको नहीं छोड़ पाएगा और तुम्हारे अंदर भी ममता जाग उठेगी। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी इसी वक्त इस बच्चे को मुझे सौंप दो और तुम मेरी माँ के पास गांव चली जाओ। मुझे भी विक्रम से खास लगाव नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपने दिल पर पत्थर रखकर विक्रम को सौंप दिया था। और शाम होते ही विक्रम ने मुझे आगरा पहुंचा दिया था और मुझसे कहा, अगर मुझे दोबारा बेटे की चाहत हुई तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे अभी अपनी पहली पत्नी से ये सलाह लेनी पड़ेगी। तो अभी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी है। तुम्हें मेरी माँ के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। मैं अब विक्रम के माँ के पास आ गई थी। विक्रम की माँ ने कहा, तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छे हैं। तुमने हमारे घर में लक्ष्मी पैदा की है। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। मुझे यहाँ रहते अब 2 महीने से ऊपर हो गए थे। मुझे अपनी बच्ची की बहुत याद आती थी। सुनील को भी मैं बहुत मिस कर रही थी। एक दिन मेरी सास ने कहा कि मेरठ में उनके बहन के बेटे की शादी है और हमें वहाँ पर चलना है। तुम जल्दी से तैयारी कर लो, अपने कपड़े मार्केट से ले आओ। मेरठ में ही सुनील रहता था। बात सुनते ही मैं बहुत खुश हुई थी। मुझे सुनील का तो पता था मेरठ में कहाँ पर है, लेकिन हमें शादी में मेरठ में कौन सी जगह जाना था ये नहीं मालूम था, और ये तो बहुत आसान काम था। मैंने अपनी सास से पूछ ही लिया था। भगवान की करनी ऐसी थी, जहाँ सुनील रहता था उसके आसपास ही हमें जाना था। और मैं खरीदारी करते समय सुनील को फ़ोन मिलाया था और मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरे जान में जान आई थी। और जो बात उसने बताई मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। उसने कहा कि उस दिन भाभी ने मुझे उस ठेकेदार के दुकान से गुंडों से उठवा लिया था। भाभी मेरी पल पल की खबर रख रही थी। भाभी का ननिहाल लखनऊ में ही था और उन्होंने मुझ पर नज़र रखा हुआ था। वहाँ से मुझे उठवा लिया था। धोखे से मेरी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, लेकिन एंड टाइम पर मुझे होश आ गया था और मैंने उस शादी के लिए मना कर दिया था और वहाँ से अपने घर भाग आया था। वहाँ तुम्हारे माता पिता ने मुझ पर केस कर दिया था। मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें किडनैप करने का मुझ पर आरोप लगाया था, जिसकी वजह से मुझे 3 महीने जेल में रखा गया था। फिर माँ और भाई ने मेरी जमानत करवा ली थी। तब से मैं यहाँ मेरठ में आकर रह रहा हूँ। मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी उसी हफ्ते में हो गई थी, तो मैं बिल्कुल चुप बैठ गया था। तुम्हारी शादी का पता चलते ही मम्मी पापा ने मुझ पर से केस भी हटवा दिया था। मैं सुनील की बातों को सुनकर रो पड़ी थी। हमारे प्यार के दुश्मन कई लोग थे, जिनकी वजह से हम अलग हुए थे, लेकिन अब मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सुनील को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सुनील ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। इस बार सुनील से मैंने अपनी सारी बातें शेयर की और कहा कि मेरी शादी हुई है, लेकिन विक्रम मुझसे प्यार नहीं करता। सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए उसने मुझसे शादी की है, क्योंकि वह पहले से शादीशुदा है और मैंने उसके बच्चे को जन्म भी दे दिया है। सुनील भी रो पड़ा था। उसने कहा कि हम दोनों चाहे मरें चाहे कुछ भी हो, हम एक होकर रहेंगे।
उसने कहा कि इस बार हम कहीं दूर भागेंगे ताकि हम पर किसी की नज़र ना हो। मैंने सुनील से बताया कि मैं मेरठ में तुम्हारे आसपास शादी में आ रही हूँ, तुम मुझे वहीं मिल जाना। सुनील मेरे लिए तैयार बैठा था। मैं भी अपने सास के साथ मेरठ पहुँच चुकी थी। सुनील मुझे स्टेशन पर ही दिख गया था। मैंने स्टेशन पर उतरते ही सासू माँ को कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, तुम सामान देखो, मैं अभी बाथरूम में होकर आती हूँ। सुनील भी मेरी ताक में बैठा हुआ था। मैं जैसे ही बाथरूम गई, सुनील मुझे वहीं मिल गया और मुझे पकड़कर रो पड़ा था। प्लेटफार्म 5 पर हैदराबाद की ट्रेन खड़ी थी। हम उसी ट्रेन में बैठकर हैदराबाद चले गए। हैदराबाद पहुंचते ही हम दोनों ने शादी की। वहां एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगे। अब मैं सुनील के साथ ही काम पर जाती थी और सुनील से कहा, सुनील मैं भी लकड़ी का काम सीखूंगी और तुम्हारे साथ ही काम करूंगी। सुनील को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। हम दोनों एक साथ काम पर जाते। लोग देखकर हंसते और कहते कि औरत होकर लकड़ी का काम करती हो। लोगों का कोई जवाब न देती और मैं अपने काम से काम रखती थी। मेरी और सुनील की शादी को आज 5 साल बीत गए थे। दोबारा कभी पलटकर अपनी माँ के घर नहीं गई और ना ही कोई खोज खबर ली। मुझे नहीं मालूम मेरी माँ क्या सोच रही होगी। मुझे नहीं मालूम कि विक्रम पर क्या बीता होगा। एक बात जो मैंने सीखी, अगर तुम किसी से दिल से मोहब्बत करो तो भगवान भी उससे मिलाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि भगवान को सच्ची मोहब्बत अच्छी लगती है और सच्ची मोहब्बत को भगवान भी सराहता है। और शायद भगवान ने ही मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैंने सुनील को दोबारा पा लिया और सुनील भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, तभी उसने मुझे दोबारा अपना लिया। कभी उसने विक्रम और मेरे रिलेशन के बारे में नहीं पूछा। उसे तो सिर्फ मैं मिल गई थी, उसी की खुशी थी। आज मेरे और सुनील के 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़के हैं। मैंने अपने दोनों बेटों का नाम आरव और रवि रखा था। मैं दोबारा कभी लौटकर अपने माँ के घर नहीं गई थी। मुझे अपनी माँ से बहुत नफरत थी, लेकिन मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। मुझे लगता था वह सुनील की ही बेटी थी, क्योंकि ये सब कुछ 1 महीने के अंदर ही हुआ था। जब मैं सुनील से अलग हुई थी, उसके 15 दिन के अंदर ही मेरी शादी विक्रम से करा दी गई थी। मैं अपने जिस्म को तो कब का सुनील को सौंप चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था वह सुनील की ही बेटी है। वह कहाँ थी मुझे नहीं मालूम था, ना ही मैंने उसको देखा था। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, मेरी बेटी मुझे कहीं पर भी मिल जाए। भगवान ने मेरी सुनी, पर उस वक्त मैं अपने होश में नहीं थी। श्वेता की गाड़ी से एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। श्वेता घर से बहुत ही डिप्रेशन में निकली थी। वह किसी लड़के को चाहती थी, पर मम्मी पापा ने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वह लड़का गरीब था। श्वेता उसके प्यार में बहुत आगे जा चुकी थी। अब उसके लिए पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। वह इसी डिप्रेशन में गाड़ी चला रही थी, तभी उसकी गाड़ी से उस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ था। श्वेता उस बूढ़ी औरत को अस्पताल ले गई। श्वेता बहुत हैरान थी, क्योंकि श्वेता की शक्ल उस बूढ़ी औरत से बहुत ज़्यादा मिल रही थी। वह औरत ज़्यादा बूढ़ी तो नहीं थी, उसकी उम्र 40-45 के लगभग लग रही थी। उस औरत के कमर में चोट आई थी और हाथों में कट लगा था। उसकी वजह से उसको खून की समस्या भी हो गई थी। श्वेता ने अपना खून उस औरत के लिए दान किया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उससे कोई जन्म का रिश्ता हो। अपनी पूरी समस्याओं को भूलकर उस औरत की तबीयत ठीक करने में लग चुकी थी। जब विक्रम को पता चला कि उसकी गाड़ी से किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ है, तो विक्रम भागता हुआ अस्पताल पहुंचा था। उससे अपनी बेटी श्वेता की बहुत चिंता थी। विक्रम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। विक्रम की पत्नी भी श्वेता को बहुत चाहती थी। भले ही विक्रम की पत्नी ने श्वेता को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वह उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। विक्रम और विक्रम की पहली पत्नी विशाखा दोनों अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। जब विक्रम ने उस एक्सीडेंट वाली औरत को देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकली थी। उसको 22 साल पहले की बात याद आने लगी थी। वह नहीं चाहता था कि श्वेता उसकी असलियत को जाने। तभी श्वेता को अस्पताल से घर ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन श्वेता का कहना था कि जब तक वह औरत होश में नहीं आ जाती, और ये औरत कौन है मुझे जानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस औरत के साथ मेरा जन्मों का रिश्ता है। विशाखा ने कहा, श्वेता पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। इस औरत का हम पूरा इलाज करवाएंगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। श्वेता अपने माँ बाप के साथ घर चली गई। जब तक बरखा के दोनों बेटे हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। बरखा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वे लड़की कौन थी, लेकिन विक्रम सब कुछ जान गया था कि ये बरखा है
और इसी डर की वजह से उसने तुरंत अपनी बेटी को वहाँ से लाने का सोचा और वे लोग घर आ गए। बरका के लड़कों ने पुलिस केस करना चाहा, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि पुलिस केस करने से कोई फ़ायदा नहीं। उन लोगों ने तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च उठाया है और पैसे भी जमा करवा दिए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक्सीडेंट में गलती तुम्हारी माँ की थी। वे अचानक श्वेता की गाड़ी के आगे आ गई थी। तुम्हें भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा केस उल्टा तुम पर ही भारी पड़ेगा। हमने एक्सीडेंट की जगह पर लोगों से पूछताछ की और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, तो हमने सारी जानकारी ली हुई है। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप पुलिस केस के चक्कर में ना पड़े और अपनी माँ का ख्याल रखें। उन लड़कों ने भी डॉक्टर की बात मानी और माँ को लेकर घर आ गए थे। आरव और रवि अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित थे। इधर विक्रम और विशाखा श्वेता के लिए बहुत परेशान थे। विक्रम की पहली पत्नी विशाखा थी, जिससे उसने लव मैरिज शादी की थी। विशाखा पढ़ी लिखी थी, बहुत ही काबिल लड़की थी। विक्रम अपनी पत्नी को जब अपने घर ले गया तो उसकी माँ ने विशाखा को स्वीकार नहीं किया था। उसका कहना था इस लड़की के जात पात का कुछ पता नहीं। लेकिन विक्रम की जान विशाखा में बसती थी, तो वह किसी भी हाल में विशाखा को नहीं खोना चाहता था। विक्रम अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। विक्रम के माता पिता के पास बहुत ज़मीनें थी और विक्रम एक बहुत ही काबिल और होनहार लड़का था। उसने कई फैक्ट्रियाँ खुद ही बनाई थी, उसे खुद ही हैंडल करता था। विक्रम के माता पिता भी रिटायर्ड फौजी थे। विक्रम को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और विक्रम को उसके माँ बाप हद से ज़्यादा चाहते थे। विक्रम के पिता ने विशाखा को स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुलसी देवी अपने बहू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। विशाखा एक समझदार और अच्छी औरत जरूर थी, लेकिन वह किसी के दबाव में या किसी के बातें सुनने की आदी नहीं थी। विशाखा के परिवार में कई बहनें थीं। यह अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। विशाखा इलाहाबाद की रहने वाली थी और इलाहाबाद के कॉलेज में विक्रम की मुलाकात विशाखा से हुई थी और ये मुलाकात मोहब्बत में बदल गई थी और फिर ये बात शादी तक चल पड़ी थी। उस दिन विक्रम की कॉलेज में पहली बार एंट्री हुई थी और विक्रम अपने कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था। उसे एक अच्छे इलाके में फ्लैट चाहिए था। तभी विक्रम के पिता और विक्रम फ्लैट पता करते करते विशाखा के घर तक पहुंच चुके थे। विशाखा के कई मकान थे जो वे लोग बच्चे के रहने के लिए किराए पर दिया करते थे। ये कॉलेज के आसपास ही उनका मकान बना हुआ था। विशाखा 4 बहनें थी, उसका कोई भाई नहीं था। विशाखा अपने घर में सबसे बड़ी थी। अपने पिता का आधा काम विशाखा ही संभालती थी। विक्रम और उसके पिता दोनों उस फ्लैट के लिए पहुंच चुके थे जो विशाखा का था और वह खाली पड़ा था। शायद उसकी अभी रिपेयरिंग करवाई जा रही थी, इस वजह से वो फ्लैट खाली था। विशाखा ने पहली बार विक्रम को देखा था और वो फ्लैट विक्रम ने किराए पर ले लिया था। विक्रम के पिता 2 दिन अपने बेटे के साथ रहकर वापस आगरा आ चुके थे। अब उनका बेटा वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। इधर विशाखा का अपना रहने वाला घर भी सामने ही था। जिस घर में विक्रम रहता था वह बिल्कुल विशाखा के घर के सामने वाला ही फ्लैट था और विशाखा को पहले दिन ही विक्रम बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अमीर आदमी लगा था। विक्रम देखने में बहुत ही हैंडसम था, उतना ही अमीर भी था। विशाखा को इसी टाइप का लड़का चाहिए था। विक्रम पढ़ाई में बहुत तेज था। विशाखा ने नहीं बताया कि वह भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें विक्रम का एडमिशन हुआ है और उसका भी कॉलेज में पहला साल था। जब ये दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में मिले तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन से इनके आपस में दोस्ती हो गई और एक दूसरे से बातें डिस्कस करते, पढ़ाई के बारे में बातें करते और घर पर भी एक दूसरे का हेल्प कर देते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन विक्रम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। विशाखा को विक्रम कॉलेज में भी नज़र नहीं आया था और ना ही घर के बाहर दिखाई दिया था। विशाखा को अब विक्रम की बहुत चिंता सताई। वह तुरंत फ्लैट में गई। विशाखा ने देखा विक्रम तो बुखार में तप रहा था, गर्मी में भी कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था, कांप रहा था। विशाखा ने तुरंत उसका माथा चेक किया और उसके लिए खाना लाने दौड़ पड़ी, क्योंकि उसने कल दिन से कुछ भी नहीं खाया था। बिना खिलाए विक्रम को दवाई नहीं दे सकती थी, इसलिए वह तुरंत रसोई की तरफ भागी और उसके लिए रोटी बनाया। दूध गर्म करके विक्रम के पास ले गई और उसे अपने हाथों से सहारा देकर उठाया और उसे दवाई खिलाई, लेकिन विक्रम तब भी बहुत कांप रहा था। विशाखा को कहा, विशाखा तुम एक और कंबल मुझ पर डाल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। विशाखा को विक्रम की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वह उसे मन ही मन में चाहने लगी थी। विशाखा ने तुरंत घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया और उसका चेकअप करवाया।
विक्रम को 104 बुखार थी। विशाखा बराबर उसके माथे पर पानी की पट्टी कर रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। विक्रम को बहुत ठंड सता रही थी। विशाखा बिना जाने समझे विक्रम से चिपक गई और उसे अपने शरीर की गर्मी देने लगी। पहली बार उसने ऐसा कुछ किया था। उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। विशाखा रुकने वाली नहीं थी। वह उसे पूरा जकड़ चुकी थी। विक्रम भी उसके शरीर की गर्माई को पाकर बड़ा सुकून पा रहा था और कुछ ही देर के बाद पसीने में नहा चुके थे। विशाखा तुरंत उसे बाथरूम में ले गई और ठंडे पानी के नीचे खड़ा किया, उसे नहलाया। ये सब देखकर विक्रम को भी विशाखा पर टूट कर प्यार आया था। विशाखा उसे अच्छी लगती थी, लेकिन उसने कभी उसे प्रपोज नहीं किया था। आज जब उसकी हालत को देखते और उसने उसकी इतनी मदद की और बाथरूम में ही पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था। प्रपोज करने में विशाखा आगे थी, क्योंकि विशाखा पूरी भीग चुकी थी और खुले बॉडी में विक्रम आग ही लगा रहा था। विशाखा ने जरा भी देर न लगाई और विक्रम को प्रपोज कर दिया। विक्रम भी बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वहां बाथरूम में ही दो जान एक जिस्म होने लगे थे। तभी विशाखा को याद आया कि ये बुखार में तप रहा था। तुरंत शावर बंद करती उसे कमरे के अंदर लाई और तौलिया से उसका पूरा बॉडी पोंछा। वह खुद भी बिना कपड़ों की थी, बहुत शर्मा रही थी। उसने विक्रम के टॉवल से ही अपनी बॉडी को साफ किया और विक्रम के पूरे शरीर को साफ किया। अब विक्रम का बुखार कई हद तक उतर चुका था। वह थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। तभी विशाखा बाथरूम की तरफ चल पड़ी ताकि वह अपने कपड़ों को सुखा ले। तभी विक्रम ने उसे न जाने दिया और बिस्तर पर वे दोनों एक दूसरे के साथ लिपट गए। न जाने कितनी देर एक दूसरे के बाहों में खोए रहे। फिर कमरे में आहें और सिसकियां गूंजती रही। उस दिन विशाखा ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। अपनी खूबसूरती से विक्रम को बेहाल कर दिया था। अपने हर अंग को विक्रम के लिए सौंप दिया था। विक्रम भी विशाखा को पाकर अपने आप को पूरा महसूस कर रहा था। अब इसी तरह विक्रम और विशाखा की लव स्टोरी चल पड़ी थी। वे दोनों पढ़ाई करने में भी बहुत तेज थे। कॉलेज में भी उनका नंबर अच्छा खासा आ जाता था। वे दोनों की लव स्टोरी उनके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही चल पड़ी थी और विक्रम ने फर्स्ट ईयर में ही विशाखा को शादी के लिए मना चुका था। लेकिन विक्रम अपनी माँ को नहीं मना पाया था और विक्रम विशाखा को नहीं खोना चाहता था। उसने सेकेंड ईयर में विशाखा से शादी कर ली थी और ये बात घर वालों से छुपा ली थी। विशाखा ने भी अपने घर में छुपाया था, क्योंकि विशाखा अपने घर में सबसे बड़ी थी और अपने घर का सारा काम वही संभाला करती थी। विशाखा का कहना था कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। अगर मैं ये बात घर में बताऊंगी तो मेरी बहनें भी मुझे बुरी नज़रों से देखेंगी। शायद मेरा इतना कहना ना माने। पहले मैं अपनी बहनों की शादी करूंगी, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। विक्रम को भी कोई आपत्ति नहीं थी। विक्रम भी पढ़ाई कर रहा था। शादी तो वह दोनों कर चुके थे, लेकिन दोनों घरों में किसी को पता नहीं था। अब उनके कॉलेज के लास्ट ईयर था। वह दोनों ही बिजनेस की स्टडी कर रहे थे। इसमें मास्टर करना चाहते थे। उन दोनों ने कॉलेज के बाद भी वहीं पर मास्टर करना अच्छा समझा था। विक्रम को ये था, जब तक विशाखा अपनी बहनों की शादी कर लेगी और फ्री हो जाएगी, उसके बाद ये मेरे साथ कहीं पर भी रह सकती है। अब विक्रम की माँ हर रोज़ उसे तंग करती थी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है। विक्रम किसी भी लड़की को देखने के लिए तैयार नहीं था और फिर बाद में उसके पिता भी उस पर प्रेशर डालने लगे, तो उसने अपनी शादी को सबके सामने खोल दिया और कहा कि मैंने लव मैरिज कर ली है। विक्रम के माँ के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वह कभी भी विशाखा को नहीं स्वीकार कर सकती थी। आखिरकार विशाखा को अपनी शादी आगे चलाने के लिए ससुराल आना पड़ा था। ससुराल में विशाखा बिल्कुल नॉर्मल रहा करती थी। सास उस पर ताना कसना नहीं छोड़ती थी। वह उसे हर दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। खाना बनाने नहीं आता, कपड़े अच्छे नहीं पहनती, बहू बेटी की तरह नहीं रहती, ये तो मेरी सास बनकर बैठी है। आए दिन इन दोनों का झगड़ा रहता। विशाखा विक्रम से बहुत प्रेम करती थी और विक्रम भी अपनी माँ के बारे में जानता था, तो कभी उनके झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता था। रात को विशाखा को बेहद मोहब्बत करता और कहता कि माँ की बातों को बुरा मत माना करो, वह ऐसे ही है, तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बस उनके साथ बदतमीजी से बात मत करना। विशाखा भी अपने सास से लड़ाई करती थी, लेकिन कभी उससे बदतमीजी नहीं करती थी। अब विशाखा और विक्रम के शादी को 6 साल हो चुके थे। अब विक्रम को उसकी माँ हमेशा टॉर्चर करती थी। 6 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है विशाखा बांझ है। ये बात विशाखा और विक्रम अच्छे से जानते थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने अपनी अपनी जांचें करा ली थी। विक्रम में कोई कमी नहीं थी। विशाखा की बच्चेदानी सुकड़ी हुई थी।
वो बच्चे को अपने कोख में बड़ा नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने ये बात भी क्लियर कर दिया था और कहा था कि अगर बच्चेदानी ज़्यादा दिन पेट में रहा तो वह शायद इन्हें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। और फिलहाल अगर बच्चेदानी निकल गई तो ये कभी माँ नहीं बन सकती और वैसे भी नहीं बन पाएंगी। ये बात लगभग कई डॉक्टरों से इन लोगों ने कंफर्म कर लिया था। अब इन दोनों की आपस की सलाह थी कि हम किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लेंगे और उसे पालेंगे। ये दोनों की अनुमति थी। ये दोनों इस बात पर राजी भी थे। विक्रम के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई थी। वह विशाखा को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता था, लेकिन विक्रम की माँ की कलेश बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। अब विशाखा को वो बांझ कहकर बुलाने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ ने उनके डॉक्टर की रिपोर्ट को पढ़ लिया था और अपने बेटे के लिए बहुत चिंता कर रही थी, क्योंकि उनका एक ही बेटा था और वह किसी भी हाल में अपने बेटे का संतान चाहती थी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। विक्रम की माँ ने घर में बहुत कलेश किया हुआ था। विशाखा के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से विशाखा इलाहाबाद चली गई थी और विशाखा का कहना था कि मैं कुछ साल यहीं रहूंगी, मुझे पापा के पास ही रुकना है। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगी। विक्रम ने भी इस बात को स्वीकार किया। विशाखा को इलाहाबाद भेजने के लिए राजी हो गया था। वह बीच बीच में विशाखा से मिलने जाता था और उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई थी। वो बेहद एक दूसरे को चाहते थे। अब उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे। इधर विक्रम की माँ बहुत परेशान थी। उनकी किसी भी हाल में विक्रम का अपना बच्चा चाहिए था। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया और विक्रम की माँ तुलसी देवी ने अपनी सहेली मनोरमा को याद किया था। मनोरमा की 2 बेटियां थी और 2 बेटे थे। मनोरमा एक बहुत ही गरीब घर से थी। मनोरमा दिल्ली में अपने पति के साथ रहा करती थी। अपनी सहेली के बुलाने पर मनोरमा अपने मायके चली गई थी। तुलसी देवी भी अपने मायके में ही रह रही थी, क्योंकि वह भी इकलौती थी। जब वो मनोरमा से मिली थी तो उन्होंने मनोरमा से ऐसी बात की, मनोरमा भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगी। तुलसी देवी ने कहा, तुम दिल्ली में किराए पर रहती हो, तुम्हें अपना मकान चाहिए, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। अपनी बड़ी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी करनी पड़ेगी। तुम विश्वास करो, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी, उसे अपनी बेटी की तरह मानूंगी। मनोरमा भी बहुत परेशान बैठी थी। उसने तुरंत अपने सहेली के प्रपोजल को मान लिया, क्योंकि वह जानती थी तुलसी देवी एक बहुत ही अमीर आदमी है। उनका बेटा बहुत लायक आदमी है। तुलसी देवी और मनोरमा के बीच में ये सब कुछ तय हो गया था। मनोरमा ने अपने पति से बात की थी। उसका पति भी इस बात के लिए राजी हो गया था, क्योंकि उन्हें भी अपना मकान चाहिए था और वे शायद बूढ़े हो जाते, अपना मकान कभी न खरीद पाते। तुलसी देवी के पास बहुत ज़मीनें थी गांव में, दिल्ली में। इस बातों को मनोरमा अच्छे से जानती थी। तभी मनोरमा अपनी बेटी को विक्रम की दूसरी पत्नी बनाने के लिए तैयार हुई थी। लेकिन ये बात विक्रम से वो कैसे कहती, इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी अपने बेटे को वो रोज़ मनाने लगी और कहने लगी, तुम उस लड़की से शादी कर लो और बच्चा हो जाने के बाद उसे मेरे पास छोड़ देना और तुम जो मर्जी करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, ये मेरा वादा है। एक शादी तुमने अपनी मर्जी से की और ये दूसरी शादी तुम मेरी मर्जी से करो। उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, सिर्फ बच्चा रुकने तक तुम उसके साथ रहो। उसके बाद चाहे तुम उसे छोड़ दो, चाहे तुम कभी ना मिलना, मैं तुमसे कोई शिकायत ना करूँगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। उस दिन विक्रम से उन्होंने अपनी कसम और विक्रम के पिता की कसम दिलवा दी थी और कहा था कि विशाखा को कभी पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी दूसरी शादी हुई है। ये बात बहुत ही गुप्त तरीके से होगी। इसी बीच जब मनोरमा दिल्ली पहुंचती है, वह अपनी बेटी को ये सारी बातें बताती है। वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, क्योंकि बरखा भी किसी और से मोहब्बत करती थी और उसको खोना नहीं चाहती थी। मनोरमा ने भी अपनी बेटी पर बहुत दबाव डाला। उसकी उम्र भी बहुत कम थी, वह बस सिर्फ 17 साल की हो पाई थी। उसे दुनियादारी की इतनी खबर भी नहीं थी, लेकिन उसको टूटकर मोहब्बत सुनील नामी लड़के से हो गई थी। सुनील को वह कभी नहीं खोना चाहती थी। इसी अफरा तफरी में बिना सोचे वह एक गलत कदम उठा गई थी, सुनील के साथ भाग गई थी। इन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और तभी बरखा उस लड़के के साथ भाग गई थी। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद सुनील भी गायब हो गया था। बरखा को मजबूरन अपने नानी के घर जाना पड़ा और उसे विक्रम से शादी करनी पड़ी। विक्रम बरखा को लेकर दिल्ली चला आया था और बरखा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद बरखा दोबारा भाग गई थी। विक्रम को तो पहले भी बरखा से कोई मोहब्बत नहीं थी, उसने कोई रिएक्ट ना किया। वह तो अपनी बेटी को पाकर ही खुश हो गया था। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भर गई थी, क्योंकि विशाखा को विक्रम ने बताया था कि उसने बच्ची गोद ली है। ये बात उन लोगों के बीच पहले ही तय हुई थी,
लेकिन विशाखा ये सच्चाई बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये बच्चा विक्रम का ही है। श्वेता को पाकर ही उसी में खुश हो गई थी। वह श्वेता को उसके जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर चाहने लगी थी। तुलसी देवी के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि बेटी होने के बाद विक्रम ने उसे अपनी माँ के पास सौंप दिया था। माँ के साथ रहते ही बरखा यहाँ से फरार हो गई थी। तुलसी देवी के सर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। वह बरखा को हर जगह तलाश करवा रही थी, लेकिन बरखा की खबर ना हो पाई थी। लेकिन तुलसी देवी को ये तसल्ली था कि उनके बेटे को वो अपनी औलाद सौंप गई थी। ये मनोरमा को पता चली तो वह भी बहुत परेशान हुई। उसने भी बहुत जगह पता करवाया था, लेकिन मनोरमा को कभी बरखा के बारे में कोई खबर ना मिली। तो मनोरमा भी तसल्ली में हो गई कि वह जरूर सुनील के साथ भागी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि सुनील ने शादी नहीं की है। विक्रम और विशाखा की ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। वे अपनी बेटी को लेकर बहुत खुश थे। विशाखा और विक्रम दोनों दिल्ली में ही आकर रहने लगे थे। अपनी बेटी को अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर देना चाहते थे। वे जिस फ्लैट में रहते थे, उस फ्लैट के सामने एक 2 कमरों का फ्लैट था। उसी में एक लड़का रहता था और उसका परिवार भी साथ में ही रहता था। लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था और जबकि श्वेता प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी। श्वेता पढ़ने में बहुत अच्छी थी, जबकि वह सामने फ्लैट में रहता था और इनका आमना सामना होता रहता था। इसी आमना सामना में इन दोनों की मोहब्बत कब आगे निकल पड़ी, इन्हें खुद ही पता नहीं चला। श्वेता किसी भी हाल में मयंक को नहीं खोना चाहती थी और ये बात विशाखा भी महसूस कर चुकी थी और इनको देख चुकी थी कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। विशाखा को उनके मोहब्बत से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन विक्रम नहीं चाहता था कि वह एक ऐसे लड़के से शादी करे जो गरीब है। विक्रम का कहना था कि वह उससे भी अच्छा लड़का श्वेता के लिए चुन सकता है। श्वेता को अपने मम्मी पापा की लव स्टोरी के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि श्वेता की दादी ने वह सारी बातें बता दी थी कि इन्होंने लव मैरिज शादी की है और वह श्वेता की माँ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी दादी ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारी माँ कोई और है। उसकी दादी भी ये बात छुपाना चाहती थी, कभी श्वेता को बताना ही नहीं चाहती थी। अब श्वेता बड़ी हो गई थी और उसने अपने पसंद के लड़के को चुन लिया था। दादी और विक्रम को उसके चुने गए लड़के से बहुत आपत्ति थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि वह एक गरीब लड़के से शादी करे। आज जब विक्रम घर आया तो उसके साथ एक लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और पर्सनैलिटी रखता था। श्वेता भी बहुत खूबसूरत थी। उस लड़के ने श्वेता को पसंद कर लिया था, लेकिन जब श्वेता को ये बात पता चली कि पापा ने इस लड़के को मेरे लिए चुना है, तो वह तुरंत गाड़ी लेकर रास्ते पर निकल पड़ी थी और इसी डिप्रेशन में वह गाड़ी अंधाधुंध चला रही थी। इधर बरखा रोड क्रॉस करते समय थोड़ी जल्दीबाजी में थी और अपने ही गलती की वजह से श्वेता की गाड़ी के नीचे आ गई थी। ज़्यादा नुकसान तो न हुआ था, फिर भी कई जगह चोट लगी थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा था। तभी बरखा को देखकर श्वेता को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ उसका खून का रिश्ता है। अपनी सारी बातें भुलाकर उस औरत को अस्पताल लेकर पहुंची थी। इधर बरखा भी हैदराबाद से कुछ साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। ससुराल दिल्ली में ही था। जब सुनील के माता पिता नहीं रहे तो जमीन जायदाद में भाइयों ने आपस में हिस्सा लगाया, तो उनको भी कुछ ज़मीनें मिली थी। वो यहीं दिल्ली में रहने लगे, क्योंकि आरव और रवि यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करना चाहते थे। इस वजह से बरखा और सुनील वापस हैदराबाद नहीं गए। वहाँ सब कुछ बेचकर उन लोगों ने यहाँ दिल्ली में रहने का सोचा और यहीं पर रह रहे थे। बरखा और सुनील ने अपनी मेहनत से हैदराबाद में ज़मीनें खरीदी थी, उसे बेचकर अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। जब ये बात विक्रम को पता चली तो विक्रम अब दिल्ली में नहीं रहना चाहता था। विक्रम और श्वेता दोनों इलाहाबाद जा चुके थे और श्वेता को भी साथ इलाहाबाद ले गए थे। श्वेता की माँ ने विक्रम से बात की और कहा, जिससे श्वेता प्यार करती है आप उसी से उसकी शादी कीजिए। जब माता पिता ने लव मैरिज की है तो बेटी क्यों अरेंज मैरिज करे, और तुम ऐसी गलती कभी न करना। न जाने वो कितने हद से ज़्यादा गुजर गई होगी इस प्यार में। हम ऐसे इंसान नहीं बनेंगे। आखिर विक्रम भी ये बात एक्सेप्ट कर चुके थे कि जो विशाखा कहती है वही ठीक है और विक्रम इस शादी के लिए तैयार हो चुके थे। और मयंक और श्वेता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। उस शादी में मनोरमा और मनोरमा के और बच्चे पहुंचे थे। बरखा को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि बरखा ने उन लोगों से सारा संबंध तोड़ लिया था। वह कभी दोबारा वहां मिलने नहीं गई थी और विक्रम को अभी हाल में अस्पताल में मिली थी, लेकिन विक्रम भी इस बात को नहीं बताना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि विशाखा और श्वेता को इस बात का पता चले कि वह मनोरमा की बेटी है। विशाखा का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहता था। उसने जो किया था उसका पछतावा था, लेकिन वह विशाखा को इस बारे में कभी नहीं बताना चाहता था और ना ही श्वेता को। बाकी सभी जानते थे श्वेता उसकी बेटी है, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह आज तक नहीं खोला था।
अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें श्वेता से बता देना चाहिए कि उसकी अपनी माँ कौन है, जबकि बरखा को इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वह तो कब की इन सबको भुला चुकी है। क्या श्वेता और विशाखा को असलियत बता देनी चाहिए या नहीं, और क्या मैं माफ़ी लायक हूँ या नहीं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।